का प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने हमने रखा और उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब सभी के लिए खोल दिया है, 29 प्रकार के, हाँ, सबके लिए खोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। को भलिया ग्राम चैनेज 294 से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के वे पाहनसा ग्राम चैनेज 6 तक लिंक एक्सप्रेसवे बनाने की मंजूरी माननीय मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई है, जिस पर 4,776 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। ये पहला प्रस्ताव है जी। लगभग 50 किलोमीटर, 49.96 किलोमीटर। दूसरा प्रस्ताव है अब पूरा ये हम कहिए तो पूरा प्रेस नोट दे देंगे आप यहाँ पर, ये मैं बताता हूँ। इसी तरह बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन बीडा 4,776 करोड़ रुपए। बहुआयामी जो हमारी बुंदेलखंड विकास हेतु नोएडा की तर्ज पर एक नए इंडस्ट्रियल टाउनशिप को विकसित किए जाने के लिए बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा का गठन किया गया है। आ जाइए। औद्योगिक वाणिज्यिक आवासीय उद्देश्य हेतु भूखंड विकसित आदि किए जाने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया जाना आवश्यक है। उक्त नियमावली बनने के उपरांत जहां एक और औद्योगिक विकास में तीव्रता आएगी, वहीं दूसरी ओर उद्योग स्थापना बृहद पैमाने पर रोजगार के सृजन भी होंगे। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन फाइनलाइजेशन एवं ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 के संबंध में उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 में विहित प्राविधानों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास हेतु समुचित योजना तैयार करने एवं योजना के क्रियान्वयन के लिए भूमि उपयोग के अंतर्गत योजना तैयार किए जाने हेतु बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी एरिया प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ प्लान रेगुलेशन 2025 बनाया गया है। उक्त विनियमावली के लागू होने से सुरक्षित निर्माण, भवन के डिजाइन और आकार को नियंत्रित करना, अनियोजित विकास को रोकना, निर्माण का पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव को रोकना तथा पर्याप्त जन सुविधाएं, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं, आवागमन हेतु पर्याप्त सड़कों की चौड़ाई, शहर के घनत्व के अनुपात में पार्किंग एवं हरित क्षेत्र जन सामान्य के लिए अनुकूल शहर का विकास होगा। औद्योगिक गतिविधियों के बढ़ने से क्षेत्र के विकास एवं अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। इसी तरह से तीसरा है बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण बीडा को विकसित किए जाने हेतु अधिसूचित सम्मिलित 33 ग्राम की अतिरिक्त भूमि में थोड़ा सा संशोधन था, जिसमें थोड़ी सी जमीन रह गई थी, उसको फिर से उसको ठीक किया गया। मत संख्या 4 था उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी निवेश के गंतव्य के रूप में स्थापित करने के लिए औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति अधिसूचित की गई है। इसके अंतर्गत वृहद रुपए 50 से 200 करोड़ मेगा, 200 से 500 करोड़ सुपर मेगा, 500 से 3000 करोड़ अल्ट्रा मेगा, 3000 करोड़ से अधिक की श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों को विभिन्न प्रोत्साहन तथा यथा कैपिटल सब्सिडी, भूमि लागत सब्सिडी, नेट एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति, प्लांट एवं मशीनरी पर किए गए शुल्क पर ब्याज की प्रतिपूर्ति, स्टाम्प शुल्क में छूट, इलेक्ट्रिसिटी में छूट, औद्योगिक अनुसंधान हेतु
लिए गए ऋण पर ब्याज की प्रतिपूर्ति आदि प्रोत्साहन घोषित किए गए हैं, जिसमें अबाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड के 11,399 करोड़ में सेल सोलर P6 प्राइवेट लिमिटेड 8,000 करोड़, यूनाइटेड बेवरेज के 736 करोड़, अल्ट्राटेक सीमेंट के 717 करोड़ और IDBB रिसाइकलिंग ऑपरेशन के 460 करोड़ के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। मैसेज अबाडा इलेक्ट्रो प्राइवेट लिमिटेड को ग्रेटर नोएडा में 2,02,350 वर्ग मीटर भूखंड के आवंटन पर 252.92 करोड़ की फ्रंट एंड लैंड सब्सिडी व अन्य इकाइयों को लेटर ऑफ कंफर्ट जारी किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया है। नहीं, क्या इन्वेस्टमेंट टोटल करके हाँ हम अभी दे देते हैं आपको। वैसे अभी मैं दे देता हूँ। 5वां है कोविड। ऐसा है, मैं श्री अनिल राजभर जी से अनुरोध करेंगे कि वो आज श्रम विभाग के 2 प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, उसके ऊपर अपनी बात रखें। आदरणीय श्री अनिल राजभर जी। नमस्कार। मैं सबसे पहले तो श्रद्धेय खन्ना जी ने आपको ये अवगत कराया कि श्रम और सेवा योजन विभाग की तरफ से 2 प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने प्रस्तुत किए गए और माननीय मंत्रिपरिषद ने दोनों प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। उत्तर प्रदेश की सरकार का ये संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले। मेरा सेवा योजन विभाग, आप सब लोग अवगत हैं कि अब से पहले हमारे जो अभ्यर्थी होते थे और जो सेवा योजक होते थे, उनके बीच में हम पुल का काम करते थे। दोनों को आमने सामने बिठाते थे, रोजगार मेला आयोजित करते थे, उसके माध्यम से हम सेवा योजित करते थे अपने बेरोजगार को। सेवा योजन विभाग ने जो आज उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के गठन का जो प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने रखा है, गठन होने के बाद मिशन का देश के अंदर भी और देश के बाहर भी हम सीधे स्वयं के माध्यम से अपने बेरोजगारों को हम रोजगार दिलवा सकेंगे, उनको सेवा योजित करा सकेंगे। मिशन के गठन के बाद हम सब लोगों ने एक लक्ष्य निर्धारित किया है और ऐसी हम लोगों को उम्मीद है कि 1 वर्ष में 25 से 30 हजार अपने बेरोजगारों को हम देश के बाहर रोजगार उपलब्ध करा सकेंगे और देश के अंदर तकरीबन 1 लाख बेरोजगारों को हम निजी क्षेत्र में सेवा योजित कर सकेंगे। तो ये बड़ा फैसला है। अब से पहले देश के बाहर हम अपने बेरोजगारों को भेजने में असमर्थ हो जाते थे, हमें किसी न किसी संस्था का सहारा लेना पड़ता है। अभी RA का लाइसेंस जिनके पास, जिन संस्थाओं के पास, उन्हीं के माध्यम से हम बाहर भेज सकते थे। मिशन के गठन के बाद RA का लाइसेंस हमें मिल जाएगा और उसके बाद हम सीधे देश के बाहर भी अपने बेरोजगारों को भेज सकेंगे। जिस तरह से दुनिया में हमारे मैन पावर की डिमांड हो रही है, ख़ास तौर पे जैसे पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिंग स्टाफ हैं, हमारे ड्राइवर हैं, हाउस गिवर हैं, हमारे श्रमिक हैं, कुशल श्रमिक हैं, उनकी डिमांड जिस तरह से दुनिया में बढ़ रही है, तो मिशन का गठन हमारे लिए अनिवार्य था। आज मिशन के गठन का प्रस्ताव हमने रखा और माननीय मंत्रिपरिषद ने उसको अनुमोदित किया है। आने वाले दिनों में मिशन का गठन हो जाएगा, फिर ये रास्ता हमारे लिए एक नया रास्ता खुलेगा। दूसरा, हमारे तरफ से जो प्रस्ताव आज हमारे विभाग की तरफ से रखा गया, हमारे जो महिला वर्कर हैं, कारखाना के सेक्टर में जो काम करती हैं, आप सब लोग अवगत हैं कि देश के अंदर 29 प्रकार के जो खतरनाक कारखाने हैं, वहाँ महिलाओं के काम करने पर प्रतिबंध था। जो थोड़ा कम खतरनाक हैं, ऐसे 12 प्रकार के कारखानों में काम करने की स्वतंत्रता थोड़ा दिन पहले मिली थी।
और पिछले दिसंबर में हमने 4 प्रकार के कारखानों में काम करने के लिए प्रतिबंध भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने हटाया था। लेकिन आज तकनीकी का विस्तार हुआ है और महिला सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ उत्तर प्रदेश की सरकार काम कर रही है। तमाम हमारी इंडस्ट्री जो है उनके तरफ से भी डिमांड आ रही थी, हमारे जो श्रम संगठन हैं उनके तरफ से भी डिमांड आ रही थी। आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में 5% कारखानों में महिलाएं सिर्फ काम कर रही हैं, और अगर हम नोएडा को अलग कर दें तो 1% के आंकड़े तक हम पहुंच रहे हैं। तो ये समय के साथ ये अनिवार्य था, इससे महिलाओं को के सशक्तिकरण का भी काम होगा। उत्तर प्रदेश की सरकार $1 ट्रिलियन इकोनॉमी लक्ष्य के साथ काम कर रही है, उसमें भी हमारी बहनें सहभागी बनेंगी। तो आज हम अपने नियमावली में संशोधन करने का प्रस्ताव माननीय मंत्रिपरिषद के सामने हमने रखा और उसको भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत अब सभी के लिए खोल दिया है, 29 प्रकार के, हाँ सबके लिए खोल दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ लिस्ट दे देंगे। तमाम शर्तों के साथ हम ये कर रहे हैं और कोई दबाव नहीं। हमारी बहनें भी स्वतंत्र हैं और सेवा योजक भी स्वतंत्र हैं, किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं है। और तमाम शर्तों के साथ, उनके सेहत के साथ हमने शर्त जोड़ा है, हमने उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दिया, उनके सुरक्षा के साथ हमने तमाम शर्तों को लेकर तब इसको हम आगे बढ़ा, हम दे देंगे, उपलब्ध करा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा था, ये मंत्रिपरिषद के द्वारा जो मत संख्या 6 पर जो प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है वो यह है, सूक्ष्म और लघु मध्यम उद्योग। प्रस्ताव नंबर 6, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग सरकारी विभागों एवं शासकीय नियंत्रणाधीन उपक्रमों, निगमों, प्राधिकरणों, परिषदों, स्वायत्तशासी संस्थाओं द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड, यूपी उत्तर प्रदेश खाद्य एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से उनके द्वारा वित्त पोषित एवं प्रमाणित संस्थाएं भी श्री गांधी आश्रम तथा उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम, पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश निर्यात निगम के माध्यम से लघु एवं कुटीर तथा हथकरघा इकाइयों द्वारा उत्पादित वस्त्रों की क्रय अनिवार्यता के संबंध में, जैसा कि हम जानते हैं कि इन संस्थाओं को चलाने के लिए इनके लिए अनिवार्य क्रय की व्यवस्था पहले से ही चली आ रही है और ये व्यवस्था 25 तक लागू थी, 31/3/25 तक प्रभावी थी। अब इसको 3 वर्ष और बढ़ाने के लिए यह प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है। इनके द्वारा जो लगभग 11 प्रकार की चीज़ें निर्मित करते हैं, जैसे फर्शी दरी है, बेडशीट है, साड़ी धोती है, ऊनी कंबल है, ये चीज़ बनाते हैं, ये हमारे गांधी आश्रम बनाते हैं और उत्तर प्रदेश हस्तशिल्प विकास एवं विपणन निगम बनाते हैं। तो इनको ये निगम ठीक प्रकार से चलें, इसलिए ये क्रय की अनिवार्यता चली आ रही है। उसको 3 वर्ष बढ़ाने के लिए माननीय मंत्रिपरिषद के द्वारा आज अनुमोदित कर दिया गया। ये 6 नंबर का प्रस्ताव आज मैंने आपके समक्ष उद्धृत किया। इसके अतिरिक्त 7वें नंबर का प्रस्ताव जो उत्तर प्रदेश पूर्व सैनिक कल्याण निगम लिमिटेड से पूर्व सैनिकों एवं होमगार्ड्स की सेवाएं जेम पोर्टल से इतर सीधे लिए जाने के संबंध में है। अभी तक हम जानते हैं कि हमने MSME का ही एक शासनादेश था, नियमावली भी थी उस संबंध में कि उसके द्वारा हम जेम पोर्टल से मैन पावर को इंगेज करते थे। जेम पोर्टल से अब इतर हम सीधे एक्स मिलिट्री मैन को भी इसमें इंगेज करने के लिए हमको आज मंत्रिपरिषद के द्वारा इसमें सहमति दे दी गई है। अब हम जेम पोर्टल के साथ साथ इसके माध्यम से भी सीधे एक्स मिलिट्री मैन को भी हम इसमें इंगेज कर सकते हैं आवश्यकता के अनुसार। ये एक बहुत बड़ा फैसला है जो अभी तक केवल जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्यता थी कि हम उसे अनिवार्य रूप से जेम पोर्टल से ही आउटसोर्सिंग के ऊपर हम लेंगे। तो अब आज के बाद
जैसे ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होगा उस दिन से ये अनिवार्यता जो है वो रिलैक्स हो गई। अब जेम पोर्टल के साथ साथ हम इससे भी ले सकते हैं। नहीं जरूरी रहेगी। एक्स मिलिट्री मैन, देखिए जहां पर जैसी आवश्यकता होती है, जैसे किसी को अपने कहीं पर आवश्यकता है 50 लोगों की, कहीं आवश्यकता है 10 लोगों की, तो ऐसे इस वक्त की संख्या बताने की वो नहीं है। केवल जहां की जैसी आवश्यकता होगी वहां एक्स मिलिट्री मैन को एंगेज कर सकते हैं। ये एक रिलैक्सेशन दिया है। इसके अलावा जो मंत्रिपरिषद के द्वारा अनुमोदित किया गया है प्रस्ताव नंबर 8, ये अयोध्या एवं समीपवर्ती संवेदनशील प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत अयोध्या में एनएसजी एवं हब की स्थापना हेतु गाटा संख्या 17 एवं 22 क्षेत्रफल 8 एकड़ भूमि स्थित छावनी गौरा बारिक कैंटोनमेंट क्षेत्र अयोध्या। जो जमीन है वो कैंटोनमेंट अयोध्या क्षेत्र में स्थित है, लेकिन है नजूल की जमीन, जिसको हम देने जा रहे हैं केंद्र सरकार को। परगना हवेली अवध तहसील सदर जनपद अयोध्या को 99 वर्षीय लीज पर गृह विभाग भारत सरकार के पक्ष में आवंटित किए जाने के संबंध में आज ये निःशुल्क जमीन एनएसजी हब की स्थापना के लिए गाटा संख्या 17 एवं 22 जिसका क्षेत्रफल 8 एकड़ है, उसको जो हमने जैसा कि अभी स्थित बताया कहाँ पर है, उसको हम 99 साल की लीज जो है वो भारत सरकार के गृह विभाग को देने का अनुमोदन राज्य मंत्रिपरिषद ने दिया है। इसके अलावा 9 जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र परियोजना हेतु गठित JPNIC सोसाइटी को भंग करते हुए उसको पूर्ण कराने, संचालन एवं रखरखाव हेतु लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने के संबंध में आपको मालूम है कि ये बहुत बड़ा फैसला है। काफ़ी दिनों से JPNIC परियोजना हेतु शासन द्वारा अब तक कुल अवमुक्त 821.74 करोड़ रुपए को लखनऊ विकास प्राधिकरण के पक्ष में ये स्थानांतरित माना जाएगा, जिसे लखनऊ विकास प्राधिकरण को आगामी 30 वर्षों में चुकाना होगा। ये लखनऊ विकास प्राधिकरण इसको मेंटेन करेगा। लखनऊ जो पहले व्यवस्था थी उसमें उसको जो गठित इसकी समिति थी जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हेतु पूर्व में गठित JPNIC सोसाइटी को ये भंग कर दिया गया है। उसको भंग करते हुए केंद्र को लखनऊ विकास प्राधिकरण को हस्तांतरित किए जाने तथा इसके संचालन का दायित्व भी लखनऊ विकास प्राधिकरण को दिए जाने का प्रस्ताव आज मंत्रिपरिषद के समक्ष आया था, जिसको मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। परियोजना को पूर्ण कराने, निजी सहभागिता से अनुरक्षण एवं संचालन के लिए प्रक्रिया शर्तें निर्धारित करने, सोसाइटी को भंग करने, सदस्यता समाप्त करने व अन्य अनुषांगिक कार्रवाई हेतु तो लखनऊ विकास प्राधिकरण को अधिकृत किए जाने का प्रस्ताव भी मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया है। इसके तहत राज्य स्तर का ऑडिटोरियम, कन्वेंशन सेंटर की सुविधा, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मल्टीपर्पज स्पोर्ट्स कोर्ट के साथ साथ 750 4 पहिया वाहनों की मल्टी लेवल पार्किंग की सुविधा भी वहाँ उपलब्ध रहेगी, जिसका प्रयोग जनमानस द्वारा किया जाएगा। संचालन LDA के द्वारा होगा। 821.74 करोड़ 821 जी। अरे जो कहें उसको देखिए, अब जांच का चेक करना पड़े उसको। वो समिति भंग कर दी गई है, LDA को इसका संचालन दे दिया गया। देखिए ऐसा है, वो प्रक्रिया अलग से चल रही है। हमने जो आज उसकी व्यवस्था की बात करी है वो उसकी बात करी है। अभी प्रस्ताव जो है तुरंत काम शुरू हो जाएगा। जब LDA तो वो डे टू डे बेसिस के ऊपर काम करेगा जी। जो अभी 821 करोड़ रुपए में 30 साल में उसे चुकाने की बात है। एक मोटी मोटी बात कैबिनेट में आती है, बाकी सब बातें जो है उसके बाद अब उसका जो समिति अभी तक उसको देख रेख कर रही थी या उसका संचालन जो गठित हुई थी उसको भंग करके संचालन LDA को दे दिया गया जी। अभी फिलहाल नहीं। 11 जे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट के माध्यम से
हमने इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, ये वित्त विभाग का है, इसके लिए हमने ये व्यवस्था की है। इसको खास तौर से नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर, ये भारत सरकार का एक उपक्रम है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको लिया है लगभग 6 करोड़ रुपए सालाना पर। इसमें खास तौर से जो हमारा अभी तक जो हम बजट बनाते थे, ये डैशबोर्ड था या फिर किसी तरीके से वेंडर मैनेजमेंट सिस्टम था, उसको इम्प्रूव करने के लिए, उसको हर चीज़ व्यवस्था ऑनलाइन रहे, उसको हम जैसे बजट बनाते थे अभी मैनुअल लोगों से सूचनाएं मंगाते थे, अब सब कुछ ऑनलाइन ही उस पर आ जाएगा। ये व्यवस्था एक भारत सरकार के उपक्रम के माध्यम से नॉमिनेशन बेसिस के ऊपर आज की है। इस पर भी मंत्रिपरिषद ने अपना अनुमोदन दे दिया गया है। इसके साथ ही रोजगार मिशन की बात तो हमारे वो कर चुके हैं मान्यवर जी, मोदी जी अब तो ये करेंगे जब। इसके अलावा राजस्व में अभिवृद्धि एवं परिवहन विभाग के कर ढांचे को परिवर्तन किए जाने के प्रयोजनार्थ उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 की धारा 4 एवं धारा 9 में यथापेक्षा संशोधन हेतु उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान संशोधन अधिनियम 2025 का प्रख्यापन किए जाने के संबंध में ये एक छोटा सा संशोधन उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम 1997 में आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदित कर दिया। हम सब जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स में छूट प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, जिससे परिवहन विभाग को थोड़ा बहुत आर्थिक क्षति उठानी पड़ेगी। लेकिन चूंकि लार्जर इंटरेस्ट है, इलेक्ट्रिक वाहन को प्रमोट करना है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को भी ठीक रखना है, प्रदूषण और वातावरण को कम करना है, तो इसलिए जो व्यवस्था की है उसको एक तरीके से कंपनसेट करने के लिए भी उत्तर प्रदेश की $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए जाने के लक्ष्य की प्राप्ति के दृष्टि से विभाग द्वारा सरकार की राजस्व में वृद्धि किए जाने की प्रयोजनार्थ परिवहन यानों में किराए तथा पारितोषिक हायर और रिवार्ड पर संचालित 2 पहिया 3 पहिया मोटर कैब 4 पहिया मोटर कैब एवं मैक्सी कैब 7500 किलोग्राम तक सकल यान भार वाले माल वाहनों तथा निर्माण उपकरण वाहनों एवं विशेष रूप से निर्मित वाहनों पर मासिक त्रैमासिक वार्षिक करारोपण की व्यवस्था को समाप्त करते हुए केवल एक बारी ये कर व्यवस्था प्रस्तावित की जा रही है। अभी तक मासिक त्रैमासिक और वार्षिक करारोपण की व्यवस्था थी, उसको समाप्त करके अब केवल वन टाइम टैक्स की व्यवस्था की जा रही है। यह संशोधन आज मंत्रिपरिषद के द्वारा ये पास कर दिया गया। वन टाइम जिसमें 2.5% का इजाफा हुआ है, 2.5% का है इजाफा। इसके अलावा एक प्रस्ताव मंत्रिपरिषद ने आज और अनुमोदित किया। यह है उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के लिए आज मंत्रिपरिषद ने अनुमोदन दिया है। उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान भाषा विभाग के नियंत्रणाधीन स्वशासी संस्थान है। संस्थान के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने की मांग कार्मिकों द्वारा निरंतर की जाती रही है। भाषा विभाग के ही नियंत्रणाधीन अन्य स्वशासी संस्थानों के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जा चुकी है। वित्त वेतन आयोग अनुभाग 2 के शासनादेश संख्या 67 12 अगस्त 13 द्वारा उत्तर प्रदेश की स्वशासी संस्थाओं के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने के संबंध में प्रक्रिया निर्धारित की गई थी। तत्क्रम में शासनादेश की निर्धारित की गई प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई। तदनुसार उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान के कार्मिकों की अधिवस्था आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की कर दी गई। उन लोगों को बधाई दीजिए। हैं कर्मचारी हैं कुल 4। अब जब पूछा है तो बता दिया, अब क्या करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हमको असल में जाना है, हमको माननीय श्री योगेंद्र उपाध्याय जी से अनुरोध करेंगे। वो तो प्रक्रियात्मक है, उसे प्रोसीजर है। भारत सरकार ने जो
भारत सरकार ने जो संशोधन किया था प्रोसीजरल, जो सुविधाजनक उसमें तो जी जी जो निर्देशित था वो मैंने सब बता दिए पूरा। असल में मुझे 1:30 बजे मीटिंग में जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बता दूं 2 विषय उपाध्याय जी 2 विषयों बात करेंगे। मैं माननीय नंदी जी को